हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। स्टार्ट करें? चलिए, ग्रेट। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज डिटेंटे। याद होगा कल की क्लास में पढ़ा था, सिनोनिम्स में पढ़ा था। अगर दो लोग पहले दोस्त थे, फिर बीच में दुश्मन हो गए, अब वो वापस से दोस्ती करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिटेंटे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द आपका नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? दोस्ती वाले रिश्तों को फिर से चालू कर देना। पार्ट ऑफ स्पीचेस, ये वर्ड आपका क्या है? नाउन है। द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, दुश्मनी को खत्म कर देना, खराब रिश्तों को अच्छा कर लेना, ट्रूस कर लेना, शांति कर लेना, रिकॉन्सिलिएशन, रिश्तों को वापस से अच्छा कर लेना। सीज फायर मीन्स लड़ाई को रोक देना। एंटोनिम्स टेंशन है, हॉस्टिलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई ही लड़ाई है। तो जो रिसेंट टॉक्स हुए, जो बातचीत हुई दोनों कंट्रीज के बीच में, वो क्या सिग्नल करती हैं, किस चीज़ को हाईलाइट करती है? कि हो सकता है कि उनके आपस के जो रिश्ते हैं वो वापस से क्या हो जाए? वापस से अच्छे हो जाए। ये चीज़ वो हाईलाइट करती है। चलो, दुश्मनी की बात हुई है, मुझे दुश्मनी के कुछ सिनोनिम्स बता दो एवरीवन। हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, वेरी गुड, एनमिटी, बेलिजरेंस, बेलिकोजनेस। बेली रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बेली एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है वॉर। और क्या बोल सकते हैं? एक्रिमनी, एंटेगोनिज्म, राइट। एक वर्ड कल की क्लास में पढ़ा था, याद आ रहा होगा, रैनकोर। इस शब्द का मीनिंग भी क्या होता है? क्या है? दुश्मनी है। यस, कॉम्बैटिवनेस। मीन्स दुश्मनी की फीलिंग है, फीलिंग एक भी एकदम अच्छी नहीं है। अच्छा, इनके एंटोनिम्स बता दो। इनके एंटोनिम्स क्या होंगे? कैसी है? दोस्ती है। दोस्ती का वर्ड क्या होता है? एमिटी। एक एमिटी यूनिवर्सिटी है, इसमें रूट वर्ड क्या है? एमी। एमी का मतलब क्या होता है? लव। तो एमिटी का मतलब क्या हो गया? क्या है? फ्रेंडशिप है। रिकॉन्सिलिएशन इसका एंटोनिम हो जाएगा। रिश्तों को आप क्या कर रहे हो? रिश्तों को अच्छा कर रहे हो। आप क्या बना रहे हो? अलायंस बना रहे हो। अलायंस का मीनिंग क्या है? ग्रुप बना रहे हो। कॉर्डियलिटी है, फ्रेंडशिप है। तो ये सारे क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। अच्छा, हमने फ्रेंडशिप की बात की है, तो ये वर्ड्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं। फ्रेंडली, कोई इंसान अगर बहुत ही फ्रेंडली है, इसके सिनोनिम्स बताइए। अगर वो इंसान कैसा है? बहुत ही फ्रेंडली है, इसका मतलब वो कैसा है? कॉर्डियल है। कल भी पढ़े थे हमने, याद होंगे। एमिएबल है, मुझे अपने आप को हटाना पड़ेगा, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, एमिएबल है, एमिकेबल है, एफेबल है, और क्या बोल सकते हैं? जीनियल है, कॉन्जीनियल है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? कि वो इंसान आपके साथ कैसा है? वो इंसान बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। हाँ, सोशिएबल है, सोशिएबल है, ग्रेगेरियस है। ग्रेगेरियस में रूट वर्ड क्या था? ग्रेग। ग्रेग रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फ्लॉक या फिर ग्रुप। तो वो इंसान क्या कहता है? ग्रुप में रहता है, मतलब बहुत ही कैसा है? सोशिएबल है, बहुत ही फ्रेंडली है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला वर्ड है स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। एक स्टेलमेट सिचुएशन, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। A situation in which further progress by opposing parties seems impossible। impossible लग रही है। डेडलॉक है, इम्पासे है, ग्रिडलॉक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। स्टैंड ऑफ हो गया है। स्टैंड ऑफ का मीनिंग भी क्या होता है? कि चीजें रुक गई हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रही। एक स्टैंड का एक और वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे याद दिलवा दो। स्टैंड स्टिल, राइट। स्टैंड स्टिल है, चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। एंटोनिम्स, ब्रेक थ्रू हो गया, सक्सेस मिल गई, रेजोल्यूशन, चीजें सॉल्व हो गई, प्रोग्रेस हो गई। तो जो नेगोशिएशंस थे वो एक ऐसी स्टेट पे पहुंच गए जहां पे कोई भी साइड कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। कोई भी साइड कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। एक ऐसी स्टेट पे वो जो डिस्कशंस थे वो पहुंच गए। अगला वर्ड एस्केलेशन, लास्ट में आईओएन लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एस्केलेशन का मीनिंग क्या होता है? बहुत तेजी से कोई चीज इंक्रीज कर गई, उसको क्या बोलते हैं? एस्केलेशन। इंक्रीज के मुझे सिनोनिम्स बता देंगे सभी लोग, कम से कम इंक्रीज के व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि आप लोग मुझे 20 सिनोनिम्स तो बताएंगे। चलो पहले सारे एस वाले लिखते हैं। सर्ज, स्पाइक, स्काई रॉकेट, सोर, स्पाइरल। अब ए वाले लिखते हैं। एम्पलीफाई, ऑगमेंट, एक्सेलरेट। अब बी वाले लिखते हैं। बर्जियन, कोई चीज बर्जियन कर गई है। और बी से कोई याद आ रहा है? हाँ, बूस्ट, राइट। बूस्ट कर गई है, बढ़ गई है। बलून कर गई है, बढ़ गई है। हाइक कर गई है। सॉरी जस्ट वन सेकेंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, शगुन की छींक आ चुकी है। चलो आगे क्या बोल सकते हैं? हाँ, मशरूम कर गई है, स्नोबॉल कर गई है, प्रोलिफरेट कर गई है। मीन्स बहुत तेजी से वो चीज क्या कर गई है? बहुत तेजी से वो चीज बढ़ गई है। तो ये सारे के सारे वर्ड, हाँ, रैंप अप कर दिया गया है उस चीज को। इसका मतलब क्या है? हमने उस चीज को बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज करना। हो गए? स्पर्ट कर गई है, राइट। स्पर्ट करना भी बढ़ना होता है। हो गए 20? नहीं, एक और बता दो। प्रॉप अप कर दिया है, मतलब उस चीज को बढ़ा दिया है। याद रहेंगे? चलो अब अगर बढ़ाने के करे हैं तो मुझे डिक्रीज करने के भी बता दो। अगर कोई चीज कम हो रही है, क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। मैम बूम भी बढ़ाने का होता है। कोई चीज बूम कर गई है, राइट, बढ़ गई है। फ्लरिश कर गई है, वेरी गुड। थ्राइव कर रही है, थ्राइव कर रही है का मतलब क्या होता है? ग्रो हो रही है। एस्केलेट तो लिखा ही है, एक्सेलरेट लिख ही लिया हमने। राइज कर, फिर तो इजी वाले हो जाएंगे, वो तो सबको पता होंगे, राइज करना। चलो अब मुझे डिक्रीज के बता दो। कोई चीज डिक्रीज कर गई है मतलब प्लंज कर गई है, प्लमिट कर गई है, ड्विंडल कर गई है, वेन कर गई है। विथर का मीनिंग होता है मुरझा गई है, मतलब उसकी एनर्जी कम हो गई है। श्रिंक कर गई है, कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, नोज डाइव कर गई है। नोज डाइव का मतलब भी क्या होता है? कम हो गई है। उसको लेसन कर दिया गया है, मतलब क्या किया गया है? उसको कम कर दिया गया है। फिर कम करने के वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे। उसको कर्टेल कर दिया है, उसको कंटेन कर रहे हैं, उसको कर्ब कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। ये सभी तो रोकने के शब्द हैं। रोकने का शब्द का मतलब क्या है? आप उसकी इंपॉर्टेंस को क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप उसकी इंपॉर्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हो। अबेट कर दिया है, अबेट का मीनिंग क्या होता है? रिडक्शन। फिर वही वाले वर्ड सारे, हिंडर कर दिया है, रोक रहे हो उसको,
आगे बढ़ने से, कम करने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, उसको रोक रहे हो आगे बढ़ने से, हैम्पर कर रहे हो, इम्पीड कर रहे हो, इनहिबिट कर रहे हो, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हो, थ्रॉटल कर रहे हो, राइट, थ्वार्ट कर रहे हो, स्टिमी कर रहे हो, मीन्स उसको आगे बढ़ने से आप रोकने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे, कम कर रहे हो, दर्द को कम कर रहे हो तो कम ही कर रहे हो, एलिविएट कर रहे हो, मिटिगेट कर रहे हो, वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को कम कर। हाँ, डी एस्कल, स्टिफल करना, स्टिफल करने का मीनिंग क्या होता है, उसका गला घोट रहे हो, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हो। चलो, तो एस्केलेशन क्या हो गया, रैपिड इंक्रीज, किसी चीज में बहुत तेज इंक्रीज आ गया, रैपिड इंक्रीज हो गया। इंटेंसिफिकेशन, एग्रावेशन, एक्सपेंशन, वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। एग्रावेशन पता है ना, एग्रावेशन मीन्स दर्द बढ़ गया। एग्रावेशन का एक सिनोनिम क्या होता है, एक्सासर्बेशन या एक्सासर्बेट करना। एग्रावेट करना इज बढ़ाना, एक्सासर्बेट करना भी बढ़ाना, मीन्स इंटेंसिफाई करना, दर्द को और ज्यादा बढ़ा देना। डी एस्केलेशन, रिडक्शन, एलिविएशन, कम कर देना, सुकून दे देना। तो जो टेंशन्स बढ़ गई बॉर्डर पे, इसकी वजह से क्या हो गया, अर्जेंट डिप्लोमेटिक डिस्कशंस, मीन्स कंट्रीज ने आपस में तुरंत की तुरंत डिस्कशंस करना स्टार्ट कर दिया। इंट्रूजन, लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इंट्रूजन का मतलब क्या है, आप बिना परमिशन के कहीं एंटर कर गए, तो उसको क्या बोलते हैं, आपने क्या कर दिया, इंट्रूड कर दिया, बिना परमिशन के एंटर कर जाना। एनक्रोचमेंट कर लेना, अतिक्रमण कर देना, ट्रेसपास कर देना। पर आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, ट्रेसपासर्स विल बी परसिक्यूटेड, मतलब जो लोग बिना परमिशन के एंटर करेंगे उनके खिलाफ क्या लिया जाएगा, उनके खिलाफ गलत एक्शन, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ट्रेसपास करना इज ऑल्सो बिना परमिशन के एंटर करना। इन्वेजन करना, अटैक करना। आप इसका ना वर्ब फॉर्म में अपने कल एक फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी, याद आ रहा होगा, बार्ज इन करना, याद आ रहा है। बार्ज इन करने का मतलब भी क्या होता है, आप बिना परमिशन के क्या कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, आपको परमिशन दी नहीं गई, आप बिना परमिशन के एंटर कर रहे हो। एक और वर्ड होता है हॉर्न इन करना, इसका मतलब भी क्या होता है, बिना परमिशन के कहीं पे एंटर करना। अपनी नोज ले जाना, स्टिक वंस नोज इन, बिना परमिशन के एंटर करना। अच्छा, बिना परमिशन के एंटर कर रहे हो मतलब रूल्स तोड़ रहे हो, है ना। तो मुझे रूल्स तोड़ने के कुछ सिनोनिम्स बता दो। अगर आप कहीं के रूल्स को तोड़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसग्रेस कर रहे हो, फ्लाउट कर रहे हो, फ्लाउट फ्लाउट कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, इन्फ्रिंज कर रहे हो, राइट। इन्फ्रिंज करने का मतलब भी क्या होता है, आप रूल्स को तोड़ रहे हो। कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, वायलेट किए हैं आपने रूल्स, रूल्स को ब्रेक किया है, रूल्स को आपने ब्रीच किया है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आपने रूल्स को तोड़ा है, रूल्स को वायलेट किया है। एंटोनिम्स, विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, रिट्रीट कर लिया, वापस ले लिया, परमिशन ले ली। तो जो अनऑथराइज इंट्रूजन था, आप बिना परमिशन के एंटर कर रहे थे मिलिट्री जोन में, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी अलर्ट हो गया, क्योंकि आप बिना परमिशन के एंटर कर रहे थे। डिनायलिज्म, लास्ट में आईएसएम लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। आप रियलिटी को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, उस बात का क्लियर एविडेंस है, एविडेंस मीन सबूत है, किसी चीज का क्लियर सबूत है, लेकिन फिर भी आप उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप एक कैसे मोड में हो, आप डिनायलिज्म के मोड में हो। अच्छा, मुझे डिनाई और रिफ्यूज के बीच में डिफरेंस बता दो। डिनाई का मतलब भी होता है मना करना, रिफ्यूज का मतलब भी क्या होता है, मना करना, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिनाई होता है कोई एक्शन कंप्लीटेड है, तुम कल वहां गए थे, मैं नहीं गया था वहां, मैंने डिनाई कर दिया। तो डिनाई कब यूज करते हैं, जब कोई एक्शन कंप्लीटेड होता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या वो आपने एक्शन किया था, तो आप उसमें डिनाई कर देते हो। रिफ्यूज किसके लिए यूज करते हैं, जब आप किसी चीज के लिए आगे के लिए बात कर रहे हो, तो क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे,
या फिर किसी तरह की परमिशन ली जाती है, क्या तुम मुझे अपनी बुक दे दोगे। तो जब कोई परमिशन ली जाती है या कोई फ्यूचर एक्शन की बात हो रही होती है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, रिफ्यूज, आई रिफ्यूज। दोनों का मतलब ही मना करना होता है। सिनोनिम्स क्या हो गए, रिजेक्शन, डिसबिलीव, स्केप्टिसिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपके अंदर स्केप्टिसिज्म है किसी चीज को लेके, इसका मतलब क्या है, आप क्या हो, डाउटफुल हो, आपके अंदर क्या है, डाउट है। इसके ना बहुत बार सिनोनिम्स आते हैं एग्जाम्स में। सिनोनिम्स नहीं होंगी, टोन्स पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वर्ड दिया, आपको एक पैसेज दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपसे पूछा जाता है कि इस पैसेज की टोन क्या है। तो ऑथर की टोन कैसी होती है, ऑथर स्केप्टिकल होते हैं। स्केप्टिकल टोन का मतलब क्या होता है, ड्यूबियस टोन होती है ऑथर की। ऑथर सिनिकल होते हैं। सिनिकल किन लोगों को बोलते हैं, सिनिकल हम उन लोगों को बोलते हैं जो हमेशा हर किसी पे डाउट करते हैं। उनको लगता है कि सामने वाला इंसान अच्छा हो ही नहीं सकता, तो उनका हमेशा मूड क्या रहता है, वो हमेशा डाउटफुल होते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम, सिनिकल। एंटोनिम्स, एक्सेप्टेंस, मान लिया, एक्नॉलेजमेंट मान लिया, रिकॉग्निशन मान लिया। तो सरकार जो डिनायलिज्म कर रही थी, सरकार जो साफ साफ मना कर रही थी पॉल्यूशन के कंसर्न्स को लेके, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स नहीं लिए जा सके। क्रूशियल वर्ड आ गया, क्रूशियल के मुझे जल्दी से सिनोनिम्स बता दो। अब तक तो रट गए होंगे क्रूशियल के सिनोनिम्स। क्रूशियल है तो मतलब वो चीज कैसी है, इंडिस्पेंसिबल है, वाइटल है, इम्पेरेटिव है, इसेंशियल है, पिवटल है। मीन्स वो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, राइट। उसके बिना काम नहीं हो सकता। चलो अगला वर्ड है रेपरकशंस। लास्ट में IONS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। रेपरकशंस नेगेटिव टोन का वर्ड होता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, वो उसके रेपरकशंस हो गए। तो किसी भी चीज के नेगेटिव इम्पैक्ट को आप क्या बोलते हो, रेपरकशंस बोलते हो। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स अनचाहे कॉन्सिक्वेंसेज, स्पेशली नेगेटिव वंस। किसके लिए यूज किया जाता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज के लिए। तो कॉन्सिक्वेंसेज, आफ्टर मार्क, रैमिफिकेशन पे डबल स्टार मार्क कर देना, मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। नेगेटिव इम्पैक्ट को आप और क्या बोलते हो, फॉल आउट भी बोलते हो। फॉल आउट का मतलब क्या है कि उस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा किसी के ऊपर। एंटोनिम्स बेनिफिट है, रिवॉर्ड है, एडवांटेज है, फायदा ही फायदा है। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो रैमिफिकेशन और रेपरकशन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी चीज का। इम्पीटस मीन्स एक ड्राइविंग फोर्स जो आपको आगे की तरफ पुश करे, वो क्या होता है, इम्पीटस होता है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, कोई भी चीज जो आपको आगे की तरफ पुश कर रही है। अ ड्राइविंग फोर्स और स्टिमुलस दैट एनकरेजेस एक्टिविटी और डेवलपमेंट, किसी भी तरह का आपका डेवलपमेंट में वो रोल प्ले कर रही है, आपको आगे की तरफ पुश कर रही है। वो आपका क्या मोटिवेशन है, स्टिमुलस। स्टिमुलस सभी को पता है ना, स्टिम्युलस क्या होता है, एक तरीके का मोटिवेशन जो आपको आगे की तरफ पुश करता है। इसी से वर्ड बनता है स्टिम्युलेट करना, मींस मोटिवेट करना। और इसी के जैसा एक वर्ड होता है सिम्युलेट, जिसमें बस टी नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देना, प्रोवाइड एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। डिफरेंस क्लियर होना चाहिए सभी को सिम्युलेट और स्टिम्युलेट के बीच में। अच्छा, और क्या हम इसके सिनोनिम्स कह सकते हैं, प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मीनिंग क्या है, जो आपको आगे की तरफ पुश करे। मोमेंटम, जो आपको आगे की तरफ पुश करे, आपका कोई एनकरेजमेंट जो आपको हेल्प करे आगे की तरफ पुश करे। इंस्पिरेशन, आगे की तरफ आपको क्या करे, आगे की तरफ आपको पुश करे, आपको और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने में बोले। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी क्या होता है, वो चीज जो आपको आगे की तरफ लेके जाए, आपको और अच्छे से अच्छा करवाने की कोशिश करे। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। डेटरेंट, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, जो चीज आपको क्या करे, रोके। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट, एक जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आया, वो जो है नेसेसरी इम्पीटस दे सकती है, नेसेसरी मोटिवेशन दे सकती है किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को। एक्रीमोनियस आ गया फिर से भी, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। आज मुझे एक्रीमोनियस के कम से कम
20 सिनोनिम्स तो बता देंगे। एक्रिमोनियस लोग कैसे होते हैं? जो लोग बड़े ही झगड़ालू से होते हैं, पूरे टाइम लड़ते रहते हैं, एंग्री होते हैं। तो कम से कम सभी लोग मुझे 20 सिनोनिम्स बताएंगे एक्रिमोनियस वर्ड के। चलो कोशिश करो। एक्रिमोनियस लोग कैसे होते हैं? बड़े ही बिटर होते हैं, विट्रियोलिक होते हैं, वाइट्यूपरेटिव होते हैं, उनके रिमार्क्स बहुत ही एक्यूट होते हैं, हार्श होते हैं, कॉस्टिक होते हैं, स्केथिंग होते हैं। स्केथिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? चुभने वाले होते हैं, ऐसे करते हैं चुभ जाते हैं, ऐसे उनके रिमार्क्स होते हैं। फिर ये लोग क्या होते हैं? हॉस्टाइल होते हैं, बहुत ही लड़ाकू से होते हैं, कॉम्बैटिव होते हैं, फ्रैक्शियस होते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं पूरे पूरे टाइम, पीविश होते हैं, पेट्यूलेंट होते हैं, इर्कसम होते हैं, ग्रम्पी होते हैं, ग्राउची होते हैं, कैंटाकरस होते हैं, पग्नेशियस होते हैं। ऐसे लोग हर बात पे क्या करते हैं? चिढ़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। मैं अपने आप को हटा देती हूँ, साइड कर लेती हूँ। हाँ, और क्या होते हैं ये लोग? पूरे टाइम चिड़चिड़े से होते हैं। तो और कोई वर्ड जो रह गया हो? अभी रैनकोर लड़ाई वर्ड पड़ा था, तो रैनकोरस होते हैं, लड़ते रहते हैं। हो गए 26, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक और वर्ड बता दो मुझे, किसी को याद आ रहा हो। हाँ, कॉलरिक होते हैं, चिढ़ते रहते हैं, क्वारलसम होते हैं, राइट। पूरे टाइम बिकर करते रहते हैं, बिकरिंग होते हैं। हाँ, ट्रूक्यूलेंट होते हैं। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही कैसे होते हैं? बहुत ही चिड़चिड़े से ये सब लोग होते हैं। टेस्टी होते हैं, राइट। टेस्टी कैसे भूल गए? इनको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता रहता है, तो कैसे होते हैं? इंडिग्नेंट होते हैं। चलो, तो सिनोनिम्स क्या हो गए? बिटर, हॉस्टाइल, कॉस्टिक। एंटोनिम्स क्या हो गए? हार्मोनियस हैं, पीसफुल हैं, फ्रेंडली हैं। अभी फ्रेंडली के बहुत सारे सिनोनिम्स पढ़ रहे थे, आप लोगों को याद आ रहा होगा। कॉर्डियल, जीनियल, कंजीनियल, एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल। तो इतने लड़ाई वाले जो एक्सचेंजेस हुए सरकार और अपोजिशन के बीच में, जिसकी वजह से क्या हो गया? पूरा का पूरा सेशन खराब हो गया। अच्छा, ये तो लोगों की बात हुई है ना। अगर मैं अब इसी के किसकी बात करूं? ये तो हमने लोगों की बात कर ली। अब किसी को परेशान करने के सिनोनिम्स बता दो। आप किसी को गुस्सा दिलवा रहे हो, तो उसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? आप किसी को क्या कर रहे हो? अनॉय कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो इसके भी सिनोनिम्स रिवाइज कर लेते हैं एक बार, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। आपने उस इंसान को क्या किया? इरिटेट किया, अनॉय किया, वेक्स किया, एग्जैस्परेट किया, पेटर्ब किया, पेस्टर किया, नेटल किया, रैंकल किया, रफल किया, चेफ किया। इसके भी कोशिश करते हैं 20 तो लिख ही ले। मिफ किया आपने उस इंसान को। और कोई वर्ड याद आ रहा है? हाँ, गॉल किया, पीव किया। मतलब क्या किया? उस इंसान को आपने परेशान किया। 6, 7, 8, 9, 10, तो 13 ही हुए। 7 वर्ड्स और बताने हैं आप लोगों को मुझे। उस इंसान को गोड किया, राइट। और क्या किया? उस इंसान को इरिटेट कर दिया, परेशान कर दिया। आ रहा है और कोई वर्ड याद? करे तो हमने बहुत सारे ना। वेक्स किया, अनॉय किया, इरिटेट किया, बॉदर कर दिया उसको, हाँ, डिस्टर्ब कर दिया, राइल, हाँ राइट, राइल किया, राइट, पोक किया उसको। नेटल तो लिख दिया हमने, इर्क नहीं लिखा? हाँ, इर्क किया, राइट, इर्क किया, प्रोवोक कर दिया उसको,
इन्फ्यूरिएट कर दिया उसको। हो गया 20। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? किसी इंसान को परेशान करना, किसी इंसान को इरिटेट कर देना। सारे के सारे का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। मैम पीक नहीं लिखा आपने। ओके, एक और वर्ड आ गया, राइट, पीक किया उसको। चलो, मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा वर्ड सब आप लोगों को याद हो गए हैं, है ना? क्या बात है। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं, पेंचेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। पेंचेंट का मतलब क्या है? किसी चीज की तरफ आपकी लाइकिंग है, आप उस काम को चाहते हो, आपका पेंचेंट है, मतलब आपका उस चीज की तरफ क्या है? झुकाव है। अ स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग और समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग, आपका किसी चीज की तरफ क्या है? झुकाव है। लाइकिंग है, प्रेफरेंस है, इंक्लिनेशन है, प्री डिस्पोजिशन है। प्री डिस्पोजिशन शब्द का मतलब क्या होता है? आपका उस चीज के प्रति झुकाव है। प्रोक्लिविटी है, मीन्स आपका उस चीज के प्रति झुकाव है। लाइकिंग है, प्रेफरेंस है, इंक्लिनेशन है। एंटोनिम्स नहीं पसंद आपको, डिसलाइक करते हो। एवर्जन है, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मीन्स आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एपेथी, एपेथी का सिनोनिम होता है इंडिफरेंस, मीन्स कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसका झुकाव है किस चीज की तरफ? कि वो रेयर बुक्स कलेक्ट करती है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से, अलग अलग दुनिया के हिस्सों से वो रेयर बुक्स कलेक्ट करती है। अच्छा, एवर्जन लिखा हुआ था यहाँ पे, सभी को डिफरेंस बताया ना एवर और एवर्ट के बीच में। एवर्ट का मतलब क्या है? आप उस चीज को पसंद नहीं करते हो, आप उस चीज से दूर भागते हो। और एवर करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप डिक्लेयर कर रहे हो, सबके सामने बोल रहे हो। एवर्ट मीन्स उस चीज को आप प्रिवेंट कर रहे हो, उस चीज से आप दूर भाग रहे हो। लेक्यूना बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लेक्यूना का एरर डिटेक्शन में भी आता है और वोकैब के क्वेश्चन में भी आता है। लेक्यूना सिंगुलर होता है, याद रखना, है ना? इसका प्लूरल होता है लेक्यूने। लेक्यूना का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह की कमी को हम क्या बोलते हैं? लेक्यूना बोलते हैं। कोई कमी रह गई मतलब कोई लेक्यूना रह गया। तो एन अनफिल्ड स्पेस और गैप, स्पेशली इन अ मिसिंग पोर्शन इन अ मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट राइटिंग, किसी भी चीज में कोई कमी है, कोई गैप है, दैट इज व्हाट लेक्यूना। गैप है, ओमिशन, आप भूल गए उस चीज को, वॉइड है, खालीपन है, डेफिशिएंसी है। एंटोनिम्स कॉन्टिन्यूटी है, कंप्लीटनेस है, फुलनेस है। तो जो पॉलिसी में कमी थी, इसकी वजह से बहुत सारे सिटीजन्स कंफ्यूज हो गए अपने राइट्स को लेके, मतलब पॉलिसी में अच्छे से मेंशन नहीं था, कुछ छूट गया था। एक ना वर्ड होता है खालीपन का, मतलब छूटने का ही, मतलब खाली रह गया। तो खालीपन का एक बहुत ही अच्छा वर्ड होता है वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? खाली, है ना, एम्प्टी। तो ऐसा इंसान जिसका दिमाग खाली होता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? कल की परफेक्शन क्लास में आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था ये वर्ड, एंड दैट इज वैक्यूअस। तो वैक्यूअस इंसान कौन होता है? जिसका दिमाग खाली हो, मतलब जिसके अंदर क्या हो? लैक ऑफ इंटेलिजेंस हो, मतलब क्या हो? ऑब्ट्यूज होता है वो इंसान। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की कमी है, वैक्यूअस। और दूसरा मीनिंग तो वही होता है, एम्प्टी, खाली। अच्छा, मुझे इसके ही सिनोनिम्स बता दो चलो। जो इंसान जिसके अंदर दिमाग कम है, उसके कुछ सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? मतलब वो इंसान डल है ना? डल है, स्लो विटेड है। स्लो विटेड का मतलब क्या होता है? उसकी जो बुद्धि है वो बहुत धीरे 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 चलती है। डिम विटेड भी बोलते हैं। विट का मतलब होता है बुद्धि। ल्यूडिक्रस भी बोल देते हैं। ल्यूडिक्रस शब्द का मीनिंग क्या होता है? वो इंसान कैसा है? फुलिश है, उसका दिमाग अच्छे से चलता ही नहीं है। फिर नाउन फॉर्म होता है मोरॉन, तो एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो गया? मोरॉनिक। मोरॉनिक का मतलब क्या है? वही स्टूपिड सा, इडियट सा, जिसका दिमाग बिल्कुल भी अच्छे से ना चले। चलो, आ जाते हैं वोकैबुलरी में। गलेबल इसका सिनोनिम होगा? नहीं बेटा, गलेबल नहीं होगा। गलेबल का तो मतलब होता है जिसको आप बेवकूफ आसानी से बना सकते हो। जो इंसान बहुत सीधा होता है उसको गलेबल बोलते हैं। गलेबल इज क्रेड्यूलस, मीन्स जो आसानी से सब पे विश्वास कर ले। अ सोशल आउटकास्ट, समवन हु इज डिस्पाइज्ड और रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। अगर किसी इंसान को सोसाइटी ने निकाल दिया है, अपने पार्ट का हिस्सा बनाने से मना कर दिया है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, क्योंकि इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो एक लॉ केस लड़ रहा है, लिटिगेंट है। एक ऐसा इंसान जो दर्द को झेलता है, अपने इमोशंस नहीं दिखाता, कंप्लेन नहीं करता, दर्द को झेलता रहता है, स्टोइक।
एक ऐसा इंसान जिसको जिज्ञासा है चीज़ों को, नया नया चीज़ों को सीखने की। इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव मीन्स जिज्ञासा है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वो हर पल ये सवाल पूछता रहता है। फ्रेजल वर्ब्स, बॉल आउट करने का मतलब क्या है, किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटना। अगर आप किसी को बहुत बुरी तरीके से डांट रहे हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, बॉल आउट कर रहे हो। बॉल, फ्रेजल वर्ब्स मुझे कुछ और बता दो डांटने के। च्यू आउट करना, पुल अप करना, टेक टू टास्क, टेक टू टास्क, रीड द रायट एक्ट, मतलब क्या कर रहे हो आप, उस इंसान को बहुत तेजी से, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डांट रहे हो। अच्छा, अब मुझे कुछ और फ्रेजल वर्ब्स बता दो, मतलब कुछ और सिनोनिम्स बता दो डांटने के। डांटने के सिनोनिम्स रिवाइज करते हैं जल्दी से। चेस्टाइज करना, कैस्टिगेट करना, चाइड करना, एडमोनिश करना, रिब्यूक करना, स्कोल्ड और रिप्रीमांड तो वहाँ लिखा ही हुआ है, तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, आप किसी को डांट रहे हो। टीयर डाउन करना, राइट, किसी को डांटना। बी अलोंग मतलब आप आ गए वहां पे, कहीं जगह पे पहुंच जाना, मीन्स बी अलोंग। बी डाउन, वाई आर यू फीलिंग सो डाउन, मतलब आप इतना दुखी दुखी क्यों फील कर रहे हो। तो अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड फील कर रहा है, दुखी फील कर रहा है, तो इसका मतलब वो इंसान कैसा है, वो इंसान डाउन फील कर रहा है। बियर डाउन ऑन, इसका मतलब क्या है, किसी को मतलब ऐसे गुस्से से उसकी तरफ मूव करते हुए जाना, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस से गुस्से से उसको डराते हुए मूव करते जाना, उसको बोलते हैं बेयर डाउन ऑन। मतलब ये इंसान इस इंसान की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है और एकदम कॉन्फिडेंस से, इतना कॉन्फिडेंस है कि सामने वाला इंसान डर जाए, तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं दैट इज बेयर डाउन ऑन। क्लियर, चलो। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रीन विद एनवी, कोई इंसान, एनवी का मतलब क्या होता है, एनवी मीन्स जेलसी, जेलसी और एनवी डिफरेंस बताओ पहले मुझे, जेलसी और एनवी में डिफरेंस क्या होता है। आपके पास गाड़ी है, आपके दोस्त के पास गाड़ी नहीं है, तो आपका दोस्त क्या सोच रहा है, यार इसके पास गाड़ी क्यों है, मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होनी चाहिए, तो जेलसी में नेगेटिविटी आती है। एनवी क्या होता है कि भाई आपके पास गाड़ी है, आपके दोस्त के पास गाड़ी नहीं है, तो आपका दोस्त क्या सोच रहा है, नहीं यार मेरे पास भी होनी चाहिए, मैं भी खरीद के लाऊंगा, मैं भी मेहनत करूंगा। तो जेलसी और एनवी में डिफरेंस क्या है कि जेलसी जो है एक नेगेटिव वर्ड है, जबकि एनवी जो है एक पॉजिटिव वर्ड है। याद रहेगा। तो अगर आप ग्रीन हो रहे हो एनवी के साथ, मतलब यू आर वेरी जेलस एंड यू आर वेरी एनवियस। चलो ग्रीन के कुछ सिनोनिम्स करते हैं। अगर ग्रीन थंब किसको बोलते हैं, ग्रीन थंब या फिर ग्रीन फिंगर्स किसको बोलते हैं, जो इंसान जिसको गार्डनिंग का बहुत अच्छे से आइडिया होता है, गार्डनिंग के बारे में उसको बहुत कुछ पता होता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं, ग्रीन थंब या ग्रीन फिंगर्स। फिर एक होता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब दूसरे की थाली में हमेशा घी दिखता है, मतलब दूसरे की सिचुएशन हमेशा अच्छी लगती है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। कोई इंसान को बोला गया कि वो क्या है, ग्रीन एज ग्रास है, इसका मतलब क्या होता है कि वो इंसान बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है, नएव है। कैसा है वो इंसान, इनएक्सपीरियंस्ड है, अभी उसको कुछ भी नहीं आता, तो उस इंसान के लिए क्या बोलते हैं, ग्रीन एज ग्रास। ग्रास का एक बड़ा अच्छा सा इडियम होता है, क्या होता है, ग्रास का नहीं, मतलब इसके जैसा ही एक इडियम होता है। अगर आप किसी इंसान को ग्रास नहीं बोल रहे, मतलब फिर भी बोल रहे हो अभी भी वो ग्रीन है, स्टिल ग्रीन है, तो इसका मतलब भी वही होता है कि अभी तक उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं मिला है, अभी तक वो कैसा है, अभी तक वो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर है, अभी तक उसे नहीं पता। फिर एक इडियम होता है रोलिंग इन ग्रीन, कोई इंसान अगर ग्रीन में रोल कर रहा है, मीन्स पैसा ही पैसा है उस इंसान के पास, दैट पर्सन इज वेरी वेल्दी, इतना ज्यादा पैसा, मतलब ग्रीन को ना मनी से भी रिलेट किया जाता है, एक तो ग्रास से रिलेट किया जाता है और दूसरा मनी से रिलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला वाई डोंट यू अर्न योर ग्रीन, तो ग्रीन इज व्हाट, मनी, इसका मतलब क्या है, तुम पैसा क्यों नहीं कमाते हो, मीन्स मेक मनी, अर्न मनी। तो ग्रीन वर्ड को ना 3 चीजों से कनेक्ट करते हैं हमेशा। कौन कौन सी, पहला ग्रीन कनेक्ट किया हमने ग्रास से,
दूसरा ग्रीन हमने कनेक्ट किया मनी से, और तीसरा ग्रीन हमने कनेक्ट किया जेलसी से। अगर मैंने किसी को बोला कि ही इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, कि वो कैसा है, वो ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत, उसके अंदर बहुत जेलसी है। ये सारा ना वो कैप प्रोडिजी में मेंशन है। थीम बेस्ड इडियम्स जैसे कि हम पढ़ाते हैं ना, तो उसमें थीम के हिसाब से इडियम्स दी हुई हैं। ग्रीन की सारी इडियम्स, रेड की, ब्लू की, वाइट की। तो ऐसे याद करोगे, थीम वाइज याद करोगे, तो इडियम ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी। हैव वन हैंड्स फुल है, मेरे हाथ तो पूरे फुल है, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास जो तुम काम कह रहे हो उसके लिए टाइम ही नहीं है। आई एम वेरी बिजी। हिट द बुक्स, बहुत मेहनत करना। हिट द सैक का मतलब क्या होता है? हिट द सैक इज गो टू स्लीप, सोने चले जाना। एक और इडियम होता है हिट का, हिट द हे। कोई मुझे मीनिंग बता सकता है हिट द हे का मीनिंग क्या होता है? सेम मीनिंग होता है जो हिट द सैक का होता है। हिट द हे, हिट द सैक मीन्स सोने चले जाना, गो टू बेड, गो टू स्लीप। हिट द नेल ऑन द हेड, वाओ, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वही बताया है, आपने एग्जैक्टली वही किया है जो करना था, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर देना। एक और इसके लिए क्या बोलते हैं? यू हैव नेल्ड इट, आपने इस चीज को नेल कर दिया है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम किया है। होल्ड और हॉर्सेस, हॉर्सेस के बहुत सारे इडियम्स हैं। अच्छा, ये मैं आपको थीम बेस्ड इडियम्स, वो जो यूट्यूब चैनल था वोकैबुलरी वाला, उस पर भी दे रही हूँ रेगुलरली। आप देख रहे हो ना उस चैनल को? हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग दैट चैनल? वोकैबुलरी वाला जो चैनल, जिसमें ये सारे थीम बेस्ड इडियम्स दे रही हूँ। अभी मैं एनिमल वाले आपको सारे इडियम्स बता रही हूँ वहाँ पे, हॉर्सेस, फिश, बर्ड्स, स्नेक, पिग। चलो, जो लोग को नहीं पता, अभी मैं वो कमेंट में इसका लिंक पिन कर दूंगी, तो एक बार देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको रेगुलरली खुद से वीडियोस मिलती रहेंगी। होल्डर हॉर्सेस मीन्स सबर करो, पेशेंट रहो। चलो वेरी गुड, सब लोग देख रहे हैं उस चैनल को, बढ़िया है। हाँ, मुश्किल से 3-4 मिनट रोज दोगे उस चैनल को, 3-4 मिनट की वो कैप शॉर्ट्स रोज सुनोगे, अपने आप सारे वर्ड्स रिवाइज होते हुए चलेंगे, अपने आप सारी ईडियम्स रिवाइज होते हुए चलेंगे। तो जितने भी मैं आपको यहाँ पे ईडियम्स करवा रही हूँ, वो कैप करवा रही हूँ, वो सारी वहाँ पे रिविजन हो रहे हैं। चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 4100 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 4100 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे। द लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड ऑफ चाइना, रोड ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। तो लंबी और वाइंडिंग शब्द का मीनिंग क्या होता है? मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी, ऐसे 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 घूमने वाली। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। मैं वोकैबुलरी को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो बेटा। मैं वोकैबुलरी को इसलिए इतना ज़्यादा टाइम देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कौन कौन से एग्जाम्स के हैं? एसएससी एग्जाम्स के और बैंकिंग एग्जाम्स के हैं। बैंकिंग एग्जाम में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट में आते हैं, फिलर्स में आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आते हैं। और वोकैबुलरी पता होगी तभी मीनिंग समझ पाओगे, तभी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी। एसएससी में तो इन सब में तो आते ही हैं, क्लोज टेस्ट में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आते हैं, साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको इतना टाइम देती हूँ। चलो पढ़ेंगे सभी लोग। सीडीएस के एग्जाम में भी वोकैबुलरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। मैंने आपको लिंक पिन कर दिया, अभी के अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाए। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका नाम क्या है, विक्रम मिस्री जी। वो चाइना में थे जनवरी 2025 में, ड्यूरिंग विच, जिस दौरान इंडिया और चाइना ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स करे फ्यूचर को लेके। किस चीज के फ्यूचर को लेके, उनके जो बायलेटरल रिलेशंस होंगे। बायलेटरल मीन्स जहाँ पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं उसको बोलते हैं बायलेटरल। बाय और डाई दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है टू। तो इन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए। ही मेट, वो किन से मिले, वांग ई से मिले, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ सेंट्रल कमीशन ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, और साथ के साथ एक पोलिट ब्यूरो मेंबर भी हैं पार्टी के। पोलिट ब्यूरो मेंबर का मतलब क्या होता है, अब इसको दो वर्ड से ही समझ लो। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑफिसर्स, और पॉलिट किसके लिए लिखा, पॉलिटिशियन के लिए। तो पॉलिट ब्यूरो का मतलब क्या हो गया, जो पार्टी का मेंबर है लेकिन उसके पास पावर है डिसीजंस लेने की, उसके पास पावर है पॉलिसीज बनाने की। तो वो मेंबर के पॉलिट ब्यूरो मेंबर भी हैं। और वो किससे मिले, लियो जियानचाओ से भी मिले, जो कि मिनिस्टर हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। तो हमारे जो मिस्री जी हैं वो किस किस से मिले, जियानचाओ से मिले और वांग यी से मिले। मुझे चाउमीन की क्यों याद आ जाती है ये सारा पढ़ के, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, चाओ चाओ चाओ। हाँ, द इंडियन स्टेटमेंट आफ्टर दिस मीटिंग, इस मीटिंग के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो इंडिकेट करता है, वो शो करता है दैट द प्रोसेस ऑफ, किस चीज का प्रोसेस, रिस्टोरेशन ऑफ सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ बायलेटरल रिलेशंस, कि जो हम दोनों कंट्रीज के बीच के रिश्ते हैं उसके सेवरल एस्पेक्ट्स मीन्स बहुत सारे पहलू जो हैं उनको क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए, उनको वापस से ठीक किया जाए। जिसमें कौन कौन है, जिसमें मीडिया आ गया, थिंक टैंक एक्सचेंजेस। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्लानिंग। तो प्लानिंग कमीशन हमारा क्या होता है, थिंक टैंक होता है, मतलब जो प्लानिंग करता है उसकी बातचीत, कैलाश मानसरोवर यात्रा के ऊपर डिस्कशंस, और जो बायलेटरल फ्लाइट्स हैं, बायलेटरल मींस जिसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, फ्लाइट्स इंडिया चाइना, चाइना से इंडिया की जो फ्लाइट है, इज ऑन द कार्ड्स। कोई चीज अगर ऑन द कार्ड्स होती है मतलब होने वाली होती है, ऑन द कार्ड्स है, ऑन दी होराइजन है, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग इज अबाउट टू हैपन। तो ये चीज होने वाली है, मतलब इस चीज के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, किसके लिए, समर ऑफ 2025। इंडिया एंड चाइना हैव अटेम्प्टेड, इंडिया और चाइना ने कोशिश की है टू मूव फॉरवर्ड, कि वो आगे बढ़े। किस चीज से आगे बढ़े, आफ्टर मोर देन 4 years ऑफ, 4 साल से ज्यादा से टेंस, बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी, स्टेलमेट बेस्ड रिलेशंस थे। रिलेशंस कैसे थे, स्टेलमेट बेस्ड। स्टेलमेट बेस्ड का मतलब क्या होता है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही थी, नो प्रोग्रेस। कब से ऐसा हुआ था, सिंस द क्लैशेस, जब से लड़ाई हुई थी गलवान में जून 2020 में, 4 साल निकल गए, कोई बातचीत नहीं हुई। स्टेलमेट्स परमानेंट नहीं हो सकते, कि भाई आप बातें ही ना करो, आप कोई प्रोग्रेस ही ना करो रिश्तों में, ये परमानेंट नहीं हो सकते। बोथ साइड्स हैव मेड देयर पॉइंट्स, दोनों ही साइड्स ने अपनी बातें कही हैं, एंड मूव टू द रिटेंट। और कहाँ पे मूव कर गए, रिटेंटे में मूव कर गए। इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, कि दोनों क्या चाहते हैं, कि दोनों की दोस्ती वापस से हो जाए, रिकॉन्सिलिएशन। मैंने आपको क्या बताया, चाइना और इंडिया का कैसा रिश्ता होता है, देवदास और पारो वाला रिश्ता है। पारो कितने भी धोखे क्यों ना दे दे, देवदास हमेशा पारो से दोस्ती दोबारा कर ही लेता है। तो दोनों साइड्स अब क्या चाहती हैं, कि दोस्ती वापस से हो जाए। वन कैन आर्ग्यू दैट, इस बात को हम कह सकते हैं, दैट देयर आर सेवरल रीजंस, बहुत सारे कारण हैं, फॉर द टाइमिंग ऑफ दिस बायलेटरल अग्रीमेंट, कि ये जो हम दोनों कंट्रीज मिलकर अग्रीमेंट कर रहे हैं, इसके जो टाइम है उसके बहुत सारे कारण हैं। मेन कारण क्या है, मेन है जो इलेक्शन हुआ है ट्रंप चाचा जी का, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ है वो मेन एक रीजन है। हु इज अ नोन डिस्टर्प्टर, जो जाना जाता है कि वो डिस्टर्ब कर देते हैं, चीजों को खराब कर देते हैं, और वो बहुत ही अनप्रिडिक्ट, डिस्टर्ब का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग को बिगाड़ देना, और क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर देते हैं जिस तरीके से वो अपना बिजनेस करते हैं। तो देवदास और पारो क्यों मिले हैं, क्योंकि ट्रंप चाचा जी आ चुके हैं। तो ये कारण है देवदास और पारो के दोस्ती को ठीक करने का। चलो, तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, पूरा पैराग्राफ यही कह रहे हैं कि हमारे मिस्री जी चाओ जी से मिले, हमारे मिस्री जी वांग जी से मिले, और दोनों ने बहुत सारी बातें करी। दोनों ने बोला कि रिश्तों को अच्छा करेंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स पे बात हुई, और एक कारण ये भी है मिलने का, क्योंकि ट्रंप चाचा जी आ चुके हैं, वो इलेक्ट हो चुके हैं, वो बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल हैं अपने तरीकों में। समझ आया पैसेज सभी को?
चलो आ जाते हैं, अब थोड़ी सी ग्रामर करेंगे। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे सभी लोग। एक तो मुझे इसका इसका टेंस बता दो, ठीक है। और मुझे क्या बताओगे आप लोग? इंडिकेटेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, इज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, यहां पे हमने ये टेंस क्यों यूज किया है ये बता दो, मूव्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, टाइमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। चलो यहीं से लेकर यहां तक हम पार्सिंग भी कर लेंगे। चलो मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, क्या एडिटोरियल बेनिफिशियल होगा? बेटा जिस जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है उस एग्जाम के लिए एडिटोरियल करना कंपलसरी है। बेनिफिशियल नहीं बोलूंगी मैं, कंपलसरी बोलूंगी। क्योंकि इंग्लिश की दो चीजें होती हैं, एक होता है रीडिंग, एक होता है वोकैबुलरी। रीडिंग और वोकैबुलरी दोनों आपकी बहुत स्ट्रांग बनती हैं अगर आप एडिटोरियल में रेगुलरली आते हो तो। चलो इसका टेंस क्या है? एक ही वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। इंडिकेटेड का सब्जेक्ट है स्टेटमेंट, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। हैव इज ऑन द कार्ड्स, कौन सी चीज जो है कार्ड्स पे है? ये देखो, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। जो प्रोसेस है वो कार्ड्स पे है, मतलब ये प्रोसेस होने वाला है। हैव अटेम्प्टेड क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है। जब भी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जब भी सिंस और फॉर लगा हो और ये टाइम के बारे में बात करें तो इनके साथ जो आप टेंस यूज करते हो वो या तो परफेक्ट होता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। इसके अलावा आप कोई और टेंस यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे हैव अटेम्प्टेड यूज किया है। टाइमिंग आपका नाउन है, आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है। मूव्ड का सब्जेक्ट है साइड्स, तो साइड्स हैव मेड एंड साइड्स हैव मूव्ड, तो इसका सब्जेक्ट आपका साइड्स हो गया। चलो पार्सिंग करते हैं। वन यहाँ पे प्रोनाउन है, कैन वर्ब है, आर्ग्यू वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, देयर भी प्रोनाउन है, आर वर्ब है, सेवरल एडजेक्टिव हो गया। रीजंस नाउन है, फॉर प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, टाइमिंग नाउन है, ऑफ प्रपोजिशन है, दिस एडजेक्टिव है, बाइलेटरल एडजेक्टिव है। अग्रीमेंट नाउन है, द आर्टिकल है, मेन द मेन बीइंग, द मेन कौन सा है? ये वाला है। वैसे मेन को या नाउन की तरह यूज किया है, वैसे मेन एडजेक्टिव होता है। बीइंग वर्ब है, द आर्टिकल है, इलेक्शन नाउन है। ऑफ प्रपोजिशन है, डोनाल्ड ट्रंप नाउन है, हु आपका कंजंक्शन है, इज वर्ब है, अ आर्टिकल है, नोन एडजेक्टिव है, डिसरप्टर नाउन है, एंड कंजंक्शन है, अनप्रेडिक्टेबल एडजेक्टिव है, इन प्रपोजिशन है, हिज एडजेक्टिव है, वेज नाउन है, ऑफ प्रपोजिशन है, डूइंग वर्ब है, बिजनेस नाउन। कोई परेशानी किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं। दी अदर इज अबाउट, दूसरा क्या है? जो इकोनॉमिक कंसर्न है। एक रीजन तो ये है कि मिस्टर ट्रंप आ गए हैं, दूसरा कारण क्या है कि चाइना में इकोनॉमिक कंसर्न है, इकोनॉमी को लेकर चिंताएं हैं, और इंडिया में भी चिंताएं फैली हुई हैं रिसेंट टाइम्स में, अभी के समय में।
इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना जो है ब्रेसिंग कर रहे हैं। ब्रेसिंग का मतलब क्या, अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज को अपने लिए ब्रेसअप करते हो, इसका मतलब क्या है, आप अपने आप को तैयार बना रहे हो। तो इंडिया और चाइना दोनों तैयार बना रहे हैं अपने आप को फ्रॉम द ट्रम्प इम्पैक्ट, ट्रम्प जी के इम्पैक्ट से। स्पेशली मतलब मेनली कब, व्हेन बाय द मिडल ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर, अक्टूबर की मिडिल में पिछले साल उनका जो इलेक्शन था, ऐसा लग रहा था, वाज ऑलरेडी बिगनिंग टू लुक मोर लाइकली टू हैपन। तो अक्टूबर में हमको लग गया था कि मिस्टर ट्रंप आ सकते हैं, मिस्टर ट्रंप आ सकते हैं। तो तब से इंडिया और चाइना अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दिस पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी की वजह से मे हैव पुश, मतलब जो चीज हो सकती है इसकी वजह से हो सकता है अक्टूबर 2024 का जो डी एस्केलेशन अग्रीमेंट हुआ। डी एस्केलेशन अग्रीमेंट का मतलब क्या है, तुम भी अपनी फोर्सेस को हटाओ वहां से, हम भी अपने लोगों को वहां से हटाएंगे। इंडिया और चाइना के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ। और मिस्टर ट्रम्प की जो जाइजेंटिक मीन्स बहुत ही बड़ी, ह्यूज, तो मिस्टर ट्रम्प की जो ह्यूज इलेक्टोरल विक्ट्री हुई, इतनी बड़ी विक्ट्री हुई नवंबर 2024 में, हो सकता है इसकी वजह से जनवरी 2025 का अग्रीमेंट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में। तो ऑथर ने क्या बोला कि मिस्टर ट्रम्प का एक बहुत ही बड़ा रोल है इंडिया और चाइना के रिश्तों को वापस से ठीक होने में, क्योंकि दोनों ही अपने आप को तैयार कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प के इम्पैक्ट को झेलने के लिए। अक्टूबर में अग्रीमेंट हुआ था क्योंकि अक्टूबर में फील हो गया था कि मिस्टर ट्रम्प जीत जाएंगे, और जनवरी में तो वो जीत गए, तो इसकी वजह से जनवरी में तो अग्रीमेंट हो गया। देयर इज अ हिस्टोरिक लॉजिक टू दिस एज वेल। एक इस चीज का हिस्टोरिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हिस्टोरिक का मतलब होता है जो चीज जो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है हिस्टोरिक और एक होता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक का मतलब होता है वो चीज जो हिस्ट्री में फेमस थी, उसको बोलते हैं हिस्टोरिक। और हिस्टोरिकल शब्द का मीनिंग क्या होता है, वो चीज जो सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो होती है हिस्टोरिकल। डिफरेंस क्लियर रखना, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो एक हिस्टोरिक लॉजिक भी, एक फेमस लॉजिक भी है इस बात का। चाइना मान गया था रिश्तों को अच्छा करने से में इंडिया के साथ, तो चाइना अग्री टू नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद इंडिया आफ्टर द 1962 वॉर। 1962 वॉर के बाद चाइना ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते अच्छे कर लेता हूं। ओनली इन दी बैकड्रॉप, क्यों किया था, चाइना क्यों माना था कि वो इंडिया से रिश्ते अच्छे करेगा, क्योंकि बैकड्रॉप था। बैकड्रॉप मीन्स इन्वायरमेंट था, किस चीज का, बैकलैश, कि क्रिटिसिज्म मिल रहा था इन दी आफ्टरमैथ, किसके बाद में, 1989 में जो टियानमेन स्क्वायर में जो मैसेकेयर हुआ था, मैसेकेयर में जो हत्याकांड हुआ था, उसके बाद चाइना माना था, उस चीज की वजह से माना था। तो चाइना क्या है, चाइना एक तरीके से पारो है, जो उसका कुछ फायदा हो रहा होता है तभी जाके इंडिया के साथ रिश्तों को अच्छा करती है। अगेन फिर से चाइना मे हैव अग्रीड टू, चाइना हो सकता है इस बार भी ऐसे ही कर रहा हो, इस बार भी इंडिया के साथ रिश्ते इसलिए नॉर्मल कर रहा है क्योंकि चाइना को पता है कि मिस्टर ट्रम्प का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट चाइना पे ही बढ़ेगा, तो इसीलिए वो ट्रम्प इम्पैक्ट को झेलने के लिए इंडिया का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है, इंडिया से रिश्ते अच्छे कर रहा है। क्योंकि जब तक चाइना का फायदा नहीं हो रहा तब तक चाइना उस काम को नहीं करता है। और इंडिया तो देवदास है, तो इंडिया तो हमेशा तैयार रहता है, चाइना तुम जब मेरे पास आओगे मैं तो बाहें खोले तुम्हारे लिए खड़ा हूं। 10, इसीलिए देयर इज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लॉजिक, इंटरनल और एक्सटर्नल लॉजिक दोनों हैं अराउंड द रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी। तो जो रिश्ते नॉर्मल हो रहे हैं उसके पीछे दोनों तरह के लॉजिक है। हाउएवर, लेकिन सिंस वी डू नॉट नो, हमें ये बात नहीं पता है कि क्या पेट्रोलिंग राइट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं वहां पे घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते उस एरिया में, क्या वो राइट्स पूरी तरीके से रिस्टोर हुई हैं या नहीं हुई हैं, इंडिया को पेट्रोलिंग राइट्स मिली है या नहीं मिली है, हम हमारे सोल्जर्स वहां पे मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या डीमोबिलाइजेशन की वो चाइना अपनी आर्मी को वहां से हटाए, क्या वो अपने एडवांस स्टेटस में है या नहीं, हमको ये नहीं पता है। सच एन एब्सेंस, तो ऐसा जो कम्युनिकेशन का एब्सेंस है, सरकार जो ये बात हमको नहीं बता रही है ऑन दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से ये कम्युनिकेशन की जो कमी है ये हमारे अंदर डाउट पैदा कर रही है और क्वेश्चंस पैदा कर रही है नीडलेसली, मीन्स बेकारी में। तो ऑथर ने क्या बोला, ऑथर ने बोला कि चाइना का फायदा होता है, चाइना तभी इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे करता है। ये बात पहले भी देखी गई थी और ये बात इस बार भी देखी गई है। हमको बहुत सारी बातें सरकार ने नहीं बताई हैं, तो वो चीज हमारे मन में डाउट पैदा कर रही है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार ने मेंटेन किया है, क्या मेंटेन किया है? एब्सोल्यूट साइलेंस। पूरी तरीके से सरकार चुप है। किस चीज को लेके पूरी तरीके से चुप है? ऑन द स्टेटस ऑफ डी एस्केलेशन, कि क्या चाइना ने अपनी आर्मी वहां से हटा दी है, डीमिलिटराइजेशन, क्या वहां पे हटा दिया चाइना ने आर्मी, एंड डीमोबिलाइजेशन, वहां से मूव करवा दी है ऑफ द फेयरली लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स। तो इतनी सारी जो आर्मी थी, लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स में इतनी ज्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ आर्मी थी, क्या चाइना ने वहां से हटाई है या नहीं हटाई है? सरकार इस बात को लेकर पूरी तरीके से चुप है। ट्रूप्स वर मोबिलाइज्ड, ट्रूप्स को भेजा गया था और डिप्लॉयड, तैनात किया गया था बॉर्डर पे। फर्स्ट ड्यूरिंग दी, पहले कब? जब मई जून के टेंशन्स थे 2020 में, और फिर उसके बाद तो और भी बड़े नंबर्स में भेजा गया इन दी आफ्टरमैथ ऑफ मींस बाद में, किसके बाद में? जून 15 2020 की जो लड़ाइयां हुई थी उसके बाद में भी ट्रूप्स को भेजा गया था। अच्छा, ये ट्रूप्स ना इंडिया की ट्रूप्स के बारे में बात कर रहे हैं आई थिंक। चलो देखते हैं। दीज ट्रूप्स वर ऑन एक्टिव ड्यूटी, ये जो हमारे लोगों को भेजा गया था ये एक्टिव ड्यूटी पे थे, और इन न्यूली क्रिएटेड बैरक्स, ये कौन सी जगहों, कौन से बैरक्स में थे? बैरक्स का मतलब वही हो गया जो उनके स्टेशन होते हैं। क्लोज टू द 6 पॉइंट्स ऑफ टेंशन, 6 जगह जहां लड़ाई हो सकती है वहां हमारी फोर्सेस गई थी बॉर्डर के अलोंग, जिसमें गलवान था, देप्सांग बल्स था, चार्डिंग नाला था, गोगरा पोस्ट था और हॉट स्प्रिंग्स थे, और नॉर्थ बैंक ऑफ द पैंगोंग लेक। यहाँ फोर्सेस को भेजा गया था, सोल्जर्स को भेजा गया था। देयर इज नो क्लैरिटी, इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, वेदर द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रूप्स, पीएलए की ट्रूप्स किसकी है? चाइना की। तो इतना ज्यादा तो चाइना की आर्मी थी चाइनीज साइड पे, लड़ाई से पहले और लड़ाई के बाद में, क्या वो भी वापस चले गए हैं? क्या रिट्रेड मीन्स वो भी वापस चले गए हैं अपने बेसिस पे? तो ऑथर ने बोला सरकार ने क्लैरिटी ही नहीं दी कि क्या हमारे सोल्जर्स वहां पे हैं या नहीं, चाइना के वापस गए या नहीं गए हैं। कंफर्मेशन ऑफ दिस, इसका कंफर्मेशन होगा, इसका मतलब होगा दैट द एक्चुअल रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी, की नॉर्मलसी एक्चुअल में आ गई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वो अचीव हो गई है। जब सरकार क्यों नहीं बता रही, ऑथर पूछ रहे हैं कि वहां से आर्मी हटी है या नहीं हटी है। अगर आर्मी हमारी भी हट गई है, उनकी भी हट गई है, इसका मतलब है रिश्ते अच्छे हो गए। अगर अभी भी आर्मी वहां से नहीं हटी है, इसका मतलब है अभी भी लड़ाइयां हैं। इंडिया हैज ऑल्सो मेड इट क्लियर, इंडिया ने इस बात को भी एकदम साफ कर दिया है इन द आफ्टरमैथ ऑफ 2020 के बाद वाले में, दैट इट वॉज चाइना, वो चाइना था जिसने तोड़े थे बहुत सारे अग्रीमेंट्स। तो हमने और चाइना ने अग्रीमेंट्स किए थे, चाइना था जिसने क्या किया था, वो अग्रीमेंट्स तोड़े थे और प्रोटोकॉल्स तोड़े थे, रूल्स रेगुलेशंस तोड़े थे जो हम दोनों ने मिलकर साइन किए थे। मतलब ये चाइना था जिसने हमें धोखा दिया था। वन इज नॉट श्योर, इस बारे में हमें नहीं पता है कि क्या इन चीजों को रेक्टिफाई कर दिया गया है, क्या इन चीजों को ठीक कर दिया गया है एक ऐसे तरीके में जो वेरीफाइबल, जिसको हम वेरीफाई भी कर सकें, जिसको हम चेक भी कर सकें। दिस इन टर्न, ये तभी स्टैब्लिश्ड होगा when patrolling rights have not be only been agreed to but also exercised, ये चीज तभी होगी जब हमें पेट्रोलिंग राइट्स मिलेंगी कि हमारे सोल्जर्स वहां पे पेट्रोल कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे फ्रीली। वो सिर्फ अग्री ही ना हो, एक्चुअल में हो भी। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में ऑथर एक ही बात कह रहे हैं कि चाइना ने धोखा दिया था, चाइना ने रूल्स तोड़े थे। सरकार बता नहीं रही कि चाइना ने अपनी आर्मी को वापस बुलाया है या नहीं बुलाया है, सरकार बता नहीं रही हमारी पेट्रोलिंग राइट्स हमको मिली है नहीं मिली है। तो ये सारी बातें अभी भी अनक्लियर है। समझ आया पैसेज सभी को? टोन एनालिटिकल है, कॉशियस है, इंफॉर्मेटिव होती ही है हमेशा ऑथर की टोन। थोड़ी बहुत सरकार को लेके ऑथर की टोन हल्की सी क्रिटिकल भी है कि सरकार हमको क्यों नहीं बता रही है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे सभी लोग। मेन रीजन क्या था? मेन रीजन था डोनाल्ड ट्रंप जी का आना। आंसर इज डी, ट्रंप चाचा का आना। अगला, कौन सी बात है जो हमें पता नहीं है? कौन सी बात है जो ऑथर कह रहे हैं हमको नहीं बता रहे ये लोग? पीस ट्रीटी की तो बात ही नहीं हुई। हाँ, क्या पेट्रोलिंग राइट्स रिस्टोर हुई है, एक्सरसाइज हुई है, ये हमको नहीं पता। परमानेंट ट्रूप्स भेजेगा चाइना ने प्रपोज किया नहीं। आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का स्टेटस क्या है? इंडिया बता रहा है या नहीं बता रहा? इंडिया नहीं बता रहा, अभी पब्लिकली कंफर्म किया, अनाउंस तो कुछ किया ही नहीं, एग्रीमेंट तो कोई साइन ही नहीं हुआ। इंडिया चुप है उस चीज को लेके। आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलो आ जाते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। अब हम स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और ओवरऑल मेन आइडिया समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, आई होप सभी को पता है, परफेक्शन बैच पे जो 40% का डिस्काउंट मिल रहा था उसकी लास्ट डे आज है। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप आज के आज ही परफेक्शन बैच को ज्वाइन करें। आप कोड लगाओगे NB40, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा और क्लासेस में आना स्टार्ट कर दो। वाटरिंग डाउन ऑन वाटर क्वालिटी एट प्रयागराज। तो प्रयागराज में वाटर क्वालिटी के बारे में ऑथर बात करने वाले हैं। ऑथर ने एक फ्रेजल वर्ब भी यहाँ पे यूज किया, वाटर डाउन। वाटर डाउन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कमजोर बना देना। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। अच्छा आर्टिकल लग रहा है ना, लेट्स रीड इट। व्हाट इज द मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और मेन आइडिया बताएंगे। ऑफिशियल एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं, इतने सारे विजिटर्स जा चुके हैं प्रयागराज में, इतने सारे लोग आए हैं, थोड़े से लोग भी अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब्स लेके आए होंगे तो बीमारी फैल सकती है। जो गंगा है जहाँ पे लोगों ने बात की है, पानी भी पिया है उसका, तो वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोबायोम्स हो सकते हैं। CPCB जो कि मॉनिटर करता है पोल्यूशन को, वो वाटर क्वालिटी को वहाँ की चेक कर रहा है जब से फेस्टिवल शुरू हुआ है। रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स में क्या बताया कि मकर संक्रांति को, जो कि सबसे सबसे अच्छा पवित्र बाथिंग डे था, उस दिन जो फेकल कोलिफॉर्मिटी, जो बैक्टीरिया का लेवल है, जो बताता है कि ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से जो इतना कंटामिनेशन हुआ है वो बहुत ही ज्यादा था। 11,000 यूनिट था संगम घाट पे, जो कि 2,500 जो कि परमिसिबल लिमिट होती है उससे 4 गुना से भी ज्यादा था। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि भाई कुंभ मेला शुरू हुआ, करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, तो CPCB टेस्ट भी कर रहा है वो पानी की क्या कंडीशन है अब। तो CPCB ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन वहां का जो पानी था वो परमिसिबल लेवल से भी 4 गुना ज्यादा कंटामिनेटेड था। किस बैक्टीरिया से या किस माइक्रोब से? जो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से निकलता है। चल अगला पैसेज, मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। अगला, ओल्ड नैनी ब्रिज घाट, जो कि यमुना के अलोंग है। काउंट बहुत ही ज्यादा था उस घाट पे, तो 33,000 यूनिट्स थी उसकी, जबकि 2,500 ही परमिसिबल है। बाकी दिन में ये नंबर थोड़ा सा कम हो गया, 200 से 780 यूनिट चला गया। ऐसे फ्लक्चुएशंस और भी ऑब्जर्व किए गए। एक रिपोर्ट जो दी उन्होंने बताया कि वाटर क्वालिटी जो 12-13 तारीख को थी वो बेथिंग के लिए फिट ही नहीं थी। पानी पीना तो भूल जाओ, नहाने से भी बहुत नुकसान हो सकता था। रिपोर्ट ने बताया कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन कम हुआ है क्योंकि फ्रेश वाटर भी आ रहा है ऊपर से। उन्होंने बताया कि इतने सारे लोग जो कि रिवर में नहा रहे हैं महाकुंभ मेला के दौरान, इतने पवित्र पवित्र देवों में, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कंटामिनेटेड हो चुका है वहां का वाटर। और ये पानी सिर्फ कुंभ मेला, ये फ्लक्चुएशन सिर्फ कुंभ मेला के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, तो और भी जगह होते हैं। तो बेसिकली वही लिखा हुआ है कि कुछ कुछ दिन तो वो पानी नहाने के लिए फिट ही नहीं था, ड्रिंकिंग तो बहुत ही दूर की बात है। चलो लास्ट पैराग्राफ, मेन आइडिया बताएंगे।
रूटीन मॉनिटरिंग हो रही है, रेगुलरली हो रही है, वो लगातार सिमिलर पैटर्न्स बता रही है कि चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, जो पानी है गंगा जी में प्रयागराज में वो पानी पीने के लिए नहीं है। चाहे आप कुछ ही बूंदे लो, चाहे बकेट भर के लो, पानी पीने का नहीं है। नेशनल मिशन जो क्लीन गंगा का है, ये लगातार कोशिश कर रहा है रिवर की हेल्थ को ठीक करने का। उत्तर प्रदेश जो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, उसको लगातार कोशिश करनी चाहिए चीज़ों को क्लीन करने की। पॉल्यूशन की जो कंसर्न्स हैं उनको दबाओ मत, उनको ठीक करो। कुंभ मेला हाईलाइट करता है कि तुरंत की तुरंत ज़रूरत है लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की, ना कि डिनायलिज्म। या मना कर दो पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, मना करने से कुछ नहीं होगा, आपको सोल्यूशंस पे काम करना होगा। चलो क्वेश्चन का आंसर देंगे। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या है महाकुंभ मेला का? इनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, नहीं, सिर्फ टेम्पररी पोल्यूशन स्पाइक्स हो रहे हैं और सिर्फ नहीं, हाँ, वाटर क्वालिटी इश्यूज फेस्टिवल के बाद भी है। राइट आंसर इज सी, सिर्फ नहाने की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। डी वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है। चलो नेक्स्ट। ऑर्गेनिक पोल्यूशन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर से फ्रेश वाटर भी आ रहा है। तो आंसर इज बी, फ्रेश वाटर इंट्रूजन फ्रॉम अपस्ट्रीम सोर्सेस। चलिए मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे सभी लोग, देखते हैं कितने इडियम्स याद हुए। ग्रीन विद एनवी, बहुत ज्यादा जेलसी आ रही है आपके अंदर, आपके हाथ भरे हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा बिजी हो आप। हिट द बुक्स, पढ़ना बहुत ज्यादा। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल एक्यूरेट काम करना। होल्ड योर हॉर्सेस, सब्र रखो, पेशेंट हो जाओ। ई डी सी बी एंड ए। 10 वर्ड्स हैं यहाँ पे, 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, सबको कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखना है। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें। एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने लिंक शेयर कर दिया है आप लोगों के कमेंट सेक्शन में। एक बार सबसे पहले अभी के अभी उस लिंक पे जाके क्लिक करो और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, क्योंकि वो वीडियोस, शॉर्ट्स की वीडियोस देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो रोज़ 4-5 वीडियोस रोज़ देखो, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी सारी रिवाइज होती रहे। मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको वोकैबुलरी को याद रखने में, वोकैबुलरी को रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी के अभी सभी लोग इस चीज़ को करेंगे। आई एम वेटिंग, मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रही हूँ। अभी के अभी उस लिंक पे क्लिक करो और सब्सक्राइब करो, जिससे कि वीडियोस आपके अपने आप सामने आती रहे। वीडियोस अपने आप सामने आती रहेंगी तो आप देखते रहोगे। ठीक है, चलो आज इसकी लास्ट डे है 40% डिस्काउंट की। आपको सारे के सारे परफेक्शन बैचेस मिलेंगे जितने भी चल रहे हैं। कंप्लीट ग्रामर ग्रंथ मिलेगा, इनफैक्ट जितने भी बैचेस 1 साल तक आएंगे वो सारे मिलेंगे। कोड आप लगाओगे NB40, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जितने बच्चों ने अभी तक परफेक्शन बैच में एनरोलमेंट नहीं किया है वो कर लेना। परफेक्शन और एडिटोरियल की रेगुलरली अगर आपकी आदत बन गई, अगर आप परफेक्शन और एडिटोरियल में रेगुलरली आते हो, तो आपको इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बट उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटे रोज इंग्लिश को देने पड़ेंगे। 1 महीने भी रेगुलरली आ गए, इंग्लिश में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपका कोड लगेगा निमिषा, ये कोड लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन मिल जाएगी। कोई डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर है 9953592800। बट मेक श्योर करो कि आप क्लासेस में रेगुलरली आओ। क्लासेस में रेगुलरली आना ही सोल्यूशन है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने का। एडिटोरियल की आदत बना लो, परफेक्शन की आदत बना लो। अगर ये 2 आदतें आपने बना ली तो इंग्लिश में आपका 1 नंबर भी कहीं नहीं जाएगा। बट उसके लिए आपको ये दोनों आदतें बनानी पड़ेंगी। 1 घंटा रोज परफेक्शन पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा रोज एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा।